यह है भाई एक ऐसी बाइक जो तकरीबन कम से कम 10 साल आप मोटा मोटा पकड़ लो, उसके बाद इतने ज़्यादा हार्श चेंज हुए हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे। बजाज RS 200 एक ऐसी बाइक है जिसके आप इंडियन बाइक को में देखोगे तो सबसे ज़्यादा लवर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते थे इसके अंदर चेंजेस आए। तो चेंजेस तो इसके अंदर डेफिनेटली हुए, इंडियन रोड्स पे आ भी गई। दिल्ली के शोरूम में मैं खड़ा हुआ हूँ, अब आप लोगों को डिलीवरी भी मिलनी स्टार्ट हो गई है, आप लोग खरीद भी सकते हो। वो सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो में पता चलती रहेंगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर जो जो भी चेंजेस हुए ना और प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक्चुअल में दिखने में कैसे हैं, यूज़ करने में कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो इसका कॉन्ट्रोवर्शियल चेंजेस है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है भाई इसकी टेल लाइट। पहले कुछ सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ऐसी टेल लाइट आती है जिसका हार्ट शेप था, जो दिल जैसा दिखाई देता करता, वो बहुत अच्छा भी लगता था मेरे को देखने में और पर्सनली काफ़ी सारे लोगों को वो अच्छा भी लगता था। बट अब ये देखोगे ना वो BMW S1000RR के टाइप जो आती नहीं है टेल लाइट, उस टाइप की कुछ टेल लाइट आई है। अब सोचो जो कुछ लोग मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं वो अगर इसमें टेल टाइट ही लगवाते हैं तो ये कहाँ पे ये लगवाएंगे तो उन लोगों के लिए मॉडिफिकेशन वाली चीज़ों के लिए ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएंगी। बाकी अगर इसी के अंदर इनबिल्ट भी आपके इंडिकेटर भी मिलेंगे, मैं दिखा देता हूँ। हैजार्ड सिस्टम इसके अंदर आता नहीं है, वरना ऑन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहे इंडिकेटर और टेल लाइट दोनों इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलेगी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है आज के टाइम पे जब से ये लॉन्च हुई है। दूसरी चीज़, ये जब भी लॉन्च होती थी, मतलब जब कभी भी ये आई 2024 हो, 23 हो, 22 हो, 20 हो, 21 हो, कोई भी, इसके अंदर कभी भी ना LED हेडलैम्प्स में नहीं आए। क्योंकि हालांकि इसके जो हेलोजन है उनका थ्रो बहुत अच्छा है, आप सर्दियों में यूज़ करो, गर्मियों में यूज़ करो, प्रॉब्लम आपको कोई भी नहीं होगी पुरानी वाली बाइक को लेके भी। बट अगर किसी बाइक से कंपेयर करते हैं, जस्ट लाइक R15 से, KTM RC200 से या जिक्सर से, किसी से भी अगर बाइक से कंपेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तो ऑल LED हो गई थी बट लाइट्स LED नहीं हुई थी। अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखो डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और ये भी पूरे के पूरे LED हो गए हैं। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना तो रोड्स पे होने वाली है और ना अगर किसी बाइक से कंपेयर करोगे तो ना वो होने वाली है। तो ये एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि गाड़ी के अंदर ऑल LED सेटअप कर दिया। और एक मेजर चेंजेस, ये भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ लोगों को ना अभी भी नीडल वाली चीज़ें चाहिए होंगी, बट जैसे जैसे समय बढ़ता है तो हमें भी बदलना चाहिए। तो ऐसे ही कंपनी ने इसका मीटर भी चेंज करा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये रहा। फुल्ली कलरफुल तो नहीं है बट कई सारे कलर इसके अंदर इनबिल्ट हैं। इसके अंदर कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे मोड्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जस्ट लाइक रोड मोड हो गया जो हम नॉर्मल चलाते हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो या पानी वाली जगह में या मड वाली जगह में जाते हो तो वहाँ पे आप ऑफ रोड मोड लगा के भी इस गाड़ी को अटैच कर सकते हो, चला सकते हो, क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ऑफ रोड मोड के हिसाब से सेट हो जाएगा। बाकी रेन मोड तो आपको पता है कि उसमें पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी बट माइलेज आप लोगों की ज़्यादा हो जाएगी, तो वो चीज़ें देख लेना। और बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जितनी भी काम की चीज़ें होती हैं जो आपकी डेली यूज़ में काम में आती हैं, ये नहीं कि अगर ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, कॉल वगैरह, ये वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो बहुत लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, तो वैसी चीज़ें नहीं है जो आपके एक्चुअल में काम में आने वाली है, वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ और है, अगर आप एज अ व्लॉगर हो या अगर टूर एंड ट्रैवलर के शौकीन हो तो अगर छोटी मोटी चीज़ें या छोटी मोटी एक्सेसरीज अगर आपको चार्ज करनी हो तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से चार्ज हो जाएंगी। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ और है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब RS 200 के मुकाबले अगर मैं देखूँ तो ये इसके जो ग्राफिक्स है ना, देखो पहले वाली RS 200 आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो भी सेम है, आपको देखने में लुक्स एंड डिज़ाइन में इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पता चल रहा होगा। बट अगर आप सामने से खड़े होकर देखोगे ना, ये लुक्स एंड डिज़ाइन और साथ ही साथ ये देखो, ये जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। मुझे अब ऐसा लगता है जब अगली इसकी नेक्स्ट वीडियो में राइड रिव्यू डालूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर वाइब्रेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। क्योंकि पहले इसके अंदर आप सबको पता है कि बजाज की ऑलमोस्ट सारी बाइकों में वाइब्रेशन है, बट इसके अंदर वाइब्रेशन को लेकर इंजीनियर ने काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस बाइक के अंदर उतनी वाइब्रेशन आने वाली है जितनी पहले आया करती थी। अब थोड़ा सा ना मैं स्पेसिफिकेशन पे आता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ जो बहुत सारे लोगों को डिमांड थी और मेरे को भी डिमांड थी कि यार उसके अंदर तो कम से कम अब जो चेंजेस होंगे, टायर बड़े आएंगे, डेफिनेटली टायर बड़े भी आए। MRF के 140 सेक्शन का पीछे आया और 110 सेक्शन का आगे आया, पहले 130 आता था और 100 सेक्शन का आता था। तो अब आपको स्टेबिलिटी में या लीन वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। बट मुझे ऐसा लगता था कि आज के टाइम पर अगर किसी अदर बाइक से कंपेयर करें ना तो उन सबके अंदर रेडियल टायर आते हैं, इनके अंदर पता नहीं क्यों रेडियल टायर नहीं दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्पोर्ट टूरर है या स्पोर्ट्स बाइक है तो कम से कम वाले फील तो आपको देने चाहिए थे इस बाइक के अंदर। बाकी अब मैं थोड़ा सा ना डिटेल में जाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि ये बाइक के अंदर आपको चीज़ें क्या क्या मिल जाती हैं जो ऑलरेडी पहले भी आया करती थी। सबसे पहले मैं इंजन से शुरू करूँगा। इंजन अपना वही 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन है जो पहले भी आया करता था, सेम वही इंजन है। बट थोड़ी वाइब्रेशन को लेके, हीटिंग इशू को लेके काम किया गया है, वो जब आप लोग चलाओगे, खरीदोगे तो आपको पता चलेगा। 24.3 की BHP है एंड 18.7 के अप्रॉक्स न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो पावर वगैरह में तो आपको, मुझे नहीं लगता कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बट हाँ, पहले क्या होता था BS4 में या BS3 में कि RPM जो रेंज थी वो 11,000 के तकरीबन जाती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि टॉप स्पीड या ऐसी वाइब्रेशन जैसी चीज़ें फेस हो सकती हैं, वरना
ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ ब्रेकिंग को लेके भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ये देखो सामने आपको ग्रेमिका के भी भाई कैलिपर दिख रहे होंगे देखने के लिए। जितनी भी स्पोर्ट्स बाइकें होती हैं उसमें सब में ज़्यादा ये यूज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक भी है इनका। तो मुझे लगता है ब्रेकिंग और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पहले भी इस बाइक की अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ इस बाइक के अंदर ना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जानते हो क्या रहा, और हमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अगर अब ये आई ना RS 200 तो ये USD सस्पेंशन के साथ आएगी। भाई अभी भी क्यों टेलीस्कोपिक दे दी यार, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये ना मतलब निराश करने वाली बात है। सोचो 10 या 9 साल बाद ये बाइक लॉन्च हो रही है और सेम सस्पेंशन के साथ लॉन्च हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी गाड़ी के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है और आगे 110 सेक्शन का टायर है, डुअल चैनल ABS है। और पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको सेम एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलेगा जैसे पहले आया करता था। अंडरबेल ये सीट हाइट भी एज इट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी पहले क्या होता था, ये वाला जो मड फ्लेम है ये इधर की तरफ आया करता था, अब ये इधर की तरफ आता है, मतलब राइट साइड आता है, पहले लेफ्ट साइड आया करता था। बाकी टायर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 140 सेक्शन का। क्या पता है इसमें रीडिल के यूज़ ना भी करना पड़े, टायर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी निकल गया है। बाकी आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ, एज इट इज़ लुक्स एंड डिज़ाइन सेम रहेंगे, बट जो छोटे छोटे ग्राफिक्स हैं जैसे ये 3D में लोगो है पल्सर का, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। RS यहाँ पे अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे रेस स्पोर्ट्स और काफ़ी ब्लैक एंड रेड एंड वाइट का कॉम्बो यहाँ पे टच कर रखा है, तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बटन की क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है, तो आप यहाँ से ईजिली अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हो। पासिंग की लाइट, ये रहा बटन ईजिली इनबिल्ट कर दिया जैसे KTM टाइप में आता है, ये रहा। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। 13 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, जो तकरीबन आपको मुझे लगता है 38 से लेके 40 के बीच में माइलेज देगा। बाकी जितनी माइलेज देगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होता रहेगा, वो चीज़ आप लोग देख लेना। 2 बटन है, यहाँ से आप अपने मोड चेंज कर सकते हो और यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जो मीटर में होती है कनेक्ट, वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। बाकी ये रहा मिरर की विजिबिलिटी, ये एज इट इज सेम है, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। बाकी अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, बीइंग अ शॉर्ट राइडर, देखो मैं जब कभी भी बाइक लेने जाता हूँ, मैं हमेशा हर बाइक में ये देखता हूँ कि मेरे पैर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या वो बाइक को मैं इजीली रोड पे एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जब मैं अपनी फैमिली के साथ चलता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें आप अपनी फैमिली को भी बैठा के चल सकते हो। ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कि आपको झुक के चलाना पड़े, आपके पाम में, आपके रिस्क में, आपके हर जगह पेन हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 810 mm की है, तो मेरे पंजे तो इस पर आ जाते हैं और इसका 166 kg वेट है, तो मुझे लगता है मैं ऐसी बाइकों को आराम से चला लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा भारी होती, और ऑलमोस्ट इसकी कैटेगरी की जितनी बाइक आती है सब में इतना ही वेट आता है, इससे थोड़ी भारी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझ के मुझे गली मोहल्ले में निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हवा कम हो जाए या कुछ पंचर हो जाए तो आगे पीछे करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। बाकी इस गाड़ी के अंदर ना जो क्लच का रिस्पॉन्स है वो पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है, बट अब इसके अंदर क्या हो गया, स्लीपर क्लच आ गया। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो लीन वगैरह करने के शौकीन है, टेंसी ब्रेकिंग करने के शौकीन है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की ये चीज़ें रहने वाली हैं। और मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर आपके आज के टाइम पे अगर आप R15 लेने का सोच रहे हो तो इस बाइक को भी आप लोग देख लेना, क्योंकि इस बाइक का ना ज़्यादा प्राइस इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ 10,000 से लेकर 8,000 के बीच में इंक्रीमेंट हुआ होगा। पहले 2,04,000 या 5,000 रुपये की ऑन रोड आती थी दिल्ली में, अब ये तकरीबन 2,14,000 के आसपास आती है। जो आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, क्योंकि चीज़ें R15 से मुकाबले आपको इसके अंदर पावर भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो R15 से भी कम आएगी। बाकी KTM से मैं कंपेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो टॉप नॉच बाइक है, वो थोड़ी सी कॉस्टलियर बाइक है, उसमें सारी चीज़ें आपको इस बाइक से अच्छी ही मिलेंगी देखने के लिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कई सारे चेंजेस ऐसे हैं जो इन्हें और ज़्यादा अच्छे करने थे, जैसे इसका पीछे वाला सेगमेंट ये थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, शायद तो इसके जो टायर हैं इनको रेडियल कर सकते थे, बाकी वो उन्होंने चीज़ें नहीं करी, क्योंकि इनको ना बजाज का हमेशा शुरू से एक रूल है कि जब भी अपनी बाइक लॉन्च करते हैं, चाहे इनकी NS400Z हो या RS 200 या NS 200, ये बजट फ्रेंडली बनाते हैं। इनकी सर्विस कॉस्ट भी बजट फ्रेंडली होती है कि नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा भी आराम से अफोर्ड कर सके, तो ये इन बाइक का रीज़न है। अगर आप चाहो तो इस बाइक को ले सकते हो। तो भाई देखो मेरे को तो पर्सनली ये बाइक बहुत अच्छी लगी सामने से देखने में, बस वो पीछे वाला मेरे को अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं अच्छा लग रहा। बाकी आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके जरूर बताना, और जो भी कोई इस बाइक को लेता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर भी चल रहा है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।